नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं एसे को लेकर कि एसे की क्या अप्रोच होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ें मैं आपको कुछ कॉपी भी दिखाऊंगा एसे का कि कैसे मार्क्स रिव्यू होते हैं उसमें। इनफैक्ट ये ऐसा एक टॉपिक है जिसका मल्टी डायमेंशनल जो पहलू है वो लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबके ऐसे लिखने का जो संदर्भ है वो अलग अलग होता है, और सब अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे को लिखते हैं। बट ये हमें सीखना पड़ेगा, हमें कंटेंट के द्वारा या फिर हम किस दिशा में लेके जाते हैं ऐसे को, ये आप बहुत ही निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप निबंध को कैसे लिखते हैं और किस प्रकार उसको लेके चलते हैं। लेकिन उसके लिए जितने भी विषय है उसकी जो एक समावेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंटेंट समझने की बीच बीच में जो आपको अच्छा कोटेशन लगे या फिर जो कंफ्यूशन जो हिस्ट्री है आप उसको डाल सकते हैं, श्लोक हुआ, गीत हुआ। डैट मीन्स ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसके थ्रू बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, राइट। मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी विषय है। तो मैंने जहाँ क्लास किया मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जिस इंस्टीट्यूट से मैंने क्लास किया वहाँ मैंने ऐसे का टेस्ट लिखा। तो मेरे हिंदी साहित्य को लेकर टेस्ट जो है वो ठीक गए, ऐसे को लेकर या फिर वैकल्पिक विषय को लेकर। बहरहाल मैं टॉक करना चाहता हूँ ऐसे को लेकर, और मैं कुछ कॉपी है मेरी, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप देखें उसको और समझें कि ऐसे का जो एक फ्लो होता है वो कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि उसमें जो शब्दों का चयन है, जो आपकी प्रस्तुति है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ये आपको कला सीखनी होगी। और यदि आपने नहीं लिखा है तो आप ज़रूर पहले 100 शब्दों में, 200 शब्दों में उसकी प्रस्तुति एक बेहतर रूप में करे, और बार बार उसको इवैल्यूएट करे कि क्या ये सेंटेंस एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप में लिखे गए हैं या फिर कहीं उसका मतलब अलग निकल रहा है। तो उन चीज़ों को आपको ज़रूर उस पे काम करना है, और जितना भी हो सके उसके उसमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। लेटेस्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी अपनी जो कॉपी है यूपीएससी की, जो मैंने टेस्ट लिखा है 6-7 मैंने टेस्ट लिखा है ऐसे का, अप्रॉक्सीमेट 12 या 13 ऐसे का टेस्ट है। मैं सब आपको दिखाऊंगा, बट एक दो कॉपी हम लोग इस सेशन में देख के अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का रिव्यू रहा है। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग ऐसे की कॉपी। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे संवाद आईएएस से मैंने वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य का क्लास किया है ऑफलाइन मोड में। और वहाँ पे बहुत अच्छे सर हैं, उन्होंने काफ़ी एक जो लिखने की शैली है वो काफ़ी इम्प्रूव उन्होंने कराया। आई थिंक संवाद आईएएस हिंदी साहित्य के लिए और निबंध के लिए मेरे व्यक्तिगत अगर आप पर्सनली मेरा ओपिनियन जानेंगे तो बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो मैंने वहाँ पे टेस्ट लिखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मार्क्स रिव्यू देखिए 118 से वेरी करके 122, राइट। तो ये कुछ ऐसे, और काफ़ी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ आप टेस्ट देते हैं तो इनफैक्ट आपको पता चलेगी कि वहाँ पे जो मूल्यांकन होता है वो सर के द्वारा होता है, राइट। यहाँ सर की सिग्नेचर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रिव्यू सर के द्वारा होती है और काफ़ी अच्छा वहाँ फीडबैक भी मिलता है। सो लेट अस गो अबाउट, हम देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है और किस प्रकार ऐसे को शुरू किया जाता है। तो आप थोड़ा सा वीडियोस लॉन्ग हो सकती है, थोड़ा आप सही बना के रखें, लेकिन इनफैक्ट मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। सो आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट। जैसे ऐसे को तो आपको चुनाव करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे विकल्प रहते हैं कि किस प्रकार ऐसे को आप किस तरह लेके जाना चाहते हैं। मैंने जो ऐसे लिखा था वहाँ पे सर के पास, आप यहाँ देखिए। क्वेश्चन है, लीडरशिप का अर्थ ताकत से नहीं बल्कि साथ लेकर चलने की कला में है। ये क्वेश्चन था, शीर्षक था। और फिर यहाँ से लिखने की शुरुआत शुरू होती है। तो सबसे पहले तो फ्रेमिंग करना पड़ता है कि आप किस तरह से उसको फ्रेमवर्क करते हैं, फिर उसके बाद से समझ में आता है, ठीक है।
जैसे मैं आपको ऐसे पढ़ के भी बताऊंगा और सर का जो रिव्यू था उस पर भी मैं आऊँगा कि सर ने क्या क्या मुझे रिव्यू दिया था और क्या क्या और पॉइंट वहाँ ऐड किया जा सकता था। जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि अपने मिशन में अटूट विश्वास से प्रेरित दृढ़ निश्चयी आत्माओं का छोटा समूह इतिहास की दिशा बदल सकता है। उपरोक्त पंक्तियां महात्मा गांधी की संकल्पना एवं दृढ़ता को दर्शाता है। नेतृत्व ऐसी होनी चाहिए कि एक बेहतर एवं सकारात्मक परिणाम दे सके। गांधी राष्ट्रीय आंदोलन 20वीं सदी के लोकनायक हैं। जब ब्रिटिश साम्राज्य मजबूती से अग्रसर था, उस समय अवधि में गांधी जी एक कुशल नेतृत्व का कार्यभार संभालते हैं। देखिए, ये मैंने जो इनफैक्ट स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एक महात्मा गांधी का कोटेशन से मैंने यहाँ पे शुरू किया। तो यहाँ पे मुझे सर ने फीडबैक दिया, गुड, मतलब कि यहाँ अच्छा है आप। उन्होंने ये भी बोला कि मैं बालू से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। 1917 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल जाती है। यहाँ से भी यहाँ ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर का यहाँ पे ये रिव्यू मिला था। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी अपनी कुशलता को भारत के सभी छोटे जनों अर्थात जन जन तक दृढ़ता एवं सफलता पूर्वक जोड़ते हैं। प्रत्येक भारतवासी गांधी की नेतृत्व से गौरवान्वित महसूस करता है। समस्त मानवीय चेतना को गांधी एक छोटे समूह से प्रारंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि नेतृत्व ताकत से नहीं बल्कि जन समर्थन से। जस्ट वेट। जन समर्थन के माध्यम से प्रशस्त होता है। यदि नेतृत्वकर्ता बिना स्वार्थ अनैतिक बने अपने दृढ़ संकल्पना से एवं पूरी निष्ठा से सबको लेकर साथ चलता है, वह कौशल युक्त नेतृत्व करता होता है। ठीक है, देखिए, आप जब भी निबंध को लिखेंगे तो आप जरूर पैरा को चेंज करते रहेंगे। गांधी अहिंसा एवं सत्य की निरंतरता बनाए रखते हैं। कई ऐसी विषम परिस्थितियां गांधी के समक्ष उद्भव होती है, परंतु नेतृत्व की अपार कुशलता ने सभी पर विजय अर्जित करते हैं। चाहे वो आंदोलन भारत या साउथ अफ्रीका में हो या भारत राष्ट्र में हो। फिर यहाँ पे मैंने एक कोटेशन दिया, गांधी स्वयं कहते हैं, बिना जन के माध्यम से ब्रिटिश चुनौती को भेदना संभव नहीं। ठीक है, तो सर ने यहाँ रिव्यू दिया कि चौरा चौरी कांड, असहयोग वापस लेना, यहाँ पे आप इसको भी जोड़ सकते थे। अर्थात गांधी जी गांव समृद्ध को पहला स्वतंत्रता हेतु सभी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं सभी आंदोलन का प्रारंभ गांव से होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण समस्या एवं चुनौतियां ही सभी को एकजुटता में सहायक होगी। अतः गांधी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जन उनके साथ आ जाता है, जिससे निम्नलिखित देखिए, ये पैरा आप इस तरह से लेके जाएंगे तभी एक सही डायरेक्शन माना जाएगा। यहाँ देखिए, आंदोलन द्वारा समझा जा सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, यहाँ डेट भी मेंशन कर दिया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, सर ने बताया कि देखिए, आप यहाँ पे इसको भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के संदर्भ में कामायनी पुस्तक को शक्तित्व के विद्युत कड़, ठीक है, यहाँ पे कोटेशन जो है यहाँ पे जोड़ के यहाँ से भी बनाया जा सकता था। तो सर ने ये रिव्यू दिया कि आप यहाँ पे ज़रूर इस चीज़ को भी यहाँ डाल सकते थे। ऐसे कई और भी आंदोलन हैं जिसमें गांधी बहुआयामी स्तर पर एक कुशल नेतृत्वकर्ता बनते हैं, जिसमें समस्त जन की भागीदारी होती है। अतः शक्ति का होना कोई मापदंड नहीं कि उसके द्वारा ही सभी साथ होंगे, अपितु साहस, सत्यनिष्ठा, नैतिकता, कर्तव्य आदि से व्यक्ति कुशल नेतृत्व होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने लिखा था आइए कुछ प्राचीनता पर दृष्टिपटल करते हैं। तो सर ने बोला कि ये अनावश्यक लेखन है, इस तरह के शब्दावली का यूज नहीं होना चाहिए। तो इनफैक्ट मुझे समझ में आने लगा, यस, इस तरह का यूज़ नहीं करना है। प्राचीन काल में बुद्ध का मध्यम मार्ग, महावीर का अनेकतावाद आदि उदाहरण मौजूद है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि नेतृत्व शक्ति युक्त नहीं बल्कि कुशल युक्त होनी चाहिए। बुद्ध जब सत्य की खोज में गृह त्याग कर सन्यासी बनते हैं, तत्पश्चात जब उन्हें ज्ञान अर्जित होता है, वही बुद्ध अब सबके लिए
एक अच्छे मार्गदर्शक बन जाते हैं। महात्मा बुद्ध सत्य को लेकर पूरी निष्ठा से समग्र विश्वास के मध्यम मार्ग का रास्ता बताते हैं। वे कहते हैं 3 चीज़ें ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा, सत्य। यहाँ पे उन्होंने गुड दिया है मुझे, राइट। अर्थात बुद्ध की दर्शनों में नेतृत्व का भार कैसे हो उनके सत्य से ज्ञात होता है, अपितु सत्य से एक कौशल युक्त नेतृत्व बना जा सकता है। एक समय बुद्ध के समक्ष उंगलीमाल नाम का डाकू उनके मार्ग में बाधक बनता है, परंतु बुद्ध की कुशलता से वह शक्ति एवं अनैतिकता को त्याग कर उनके समूह में शामिल होता है। वस्तुतः एक एक अच्छे एवं कुशल युक्त नेतृत्व के माध्यम से ही संभव है। यहाँ पे डबल हो गया आई थिंक। परंतु वहीं मध्यकाल के संदर्भ में सामंतवादी अवधारणा देखने को मिलती है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब आदि। परंतु अपवाद स्वरूप अकबर एवं, देखिए यहाँ पे मैंने पूरी हिस्ट्री को भी यहाँ पे लिंकअप किया है। अकबर एवं शेर शाह की कुशलता महानता को दर्शाता है। एक बेहतर लीडरशिप वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें पूरी जन भागीदारी का समर्थन हो। मध्यकाल में एक नारी की कुशलता भी गौरवान्वित करता है, जैसे रजिया सुल्तान एवं रुद्रमा देवी। मैंने यहाँ पे वुमेन्स को देखिए, वुमेन्स को जब आप जोड़ेंगे ना तो उससे काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है। रजिया सुल्तान की कुशलता भले ही एक नारी की है, परंतु जन समूह को सहेजते हुए पूरी प्रजा को न्याय दिलाना एवं सबको अपने कुशल नेतृत्व से जोड़ना सराहनीय है। गांधी की एक पंक्ति है, नारी का सम्मान एक समाज, राष्ट्र एवं उसकी सभ्यता की पहचान है। मैंने यहाँ पे फिर अगेन महात्मा गांधी के कोटेशन से इसको जोड़ दिया वुमेन्स को। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर ने दिया कि आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग रिव्यू दिया, जैसे खेल जगत में, नृत्य, संगीत, सामाजिक, राइट। वस्तुतः कुशल लीडरशिप कोई भी कर सकता है, परंतु उसके अंदर साहस, कर्तव्य बोध, सत्यनिष्ठा, समन्वय, मानवीय संवेदना आदि से पूरी तरह युक्त हो। एक बेहतर नेतृत्वकर्ता अपने कुशलता पर विश्वास करता है, न कि शक्ति पर। ओके, तो ये भी कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे इसको लिखा जा सकता है। अगर मैं नेक्स्ट पेज की बात करूँ तो आइए एक संस्था के माध्यम से भी समझे कि जैसे यहाँ पे अनावश्यक चीज़ें है, सर ने यहाँ पे गोला कर दिया है। एक कुशल नेतृत्व सभी संस्थागत गुणों को उत्कृष्ट कैसे बनाता है, परंतु कुछ प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है। जैसे मैंने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन डाल दिए ताकि एग्जामिनर यहाँ पे एक समय के लिए रुके कि इनफैक्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उत्तर भी पढ़ने की उनको इच्छा होगी, तो आपको ऐसे डालना पड़ेगा, एक व्यक्ति क्यों कुशल युक्त बने, एक व्यक्ति को उसे क्या वो चीज़ है जो एक बेहतर नेतृत्व प्रदान कर सकती है, संस्थागत स्तर पर वह अच्छा नेतृत्वकर्ता कैसे बने। अर्थात कई ऐसे प्रश्न विचारणीय है जिससे हमें ज्ञात करना होगा कि कैसे कौशल युक्त नेतृत्व हो। आइए हम प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं एक चक्र के माध्यम से। और मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया कि एक कोई भी साधारण व्यक्ति है, ठीक है, तो भ्रष्टाचार नहीं, स्वार्थ नहीं, एकांगी नहीं। कब, अगर नैतिक क्यों बने, अगर नैतिक बनता है तो इस तरह की समस्या क्रिएट नहीं होगी जिससे एक नैतिकता का निर्माण होगा। और जैसे सत्यनिष्ठा, गरिमा, साहस, ईमानदारी आदि इसके मूल्य इसमें सृजित होंगे और संस्था स्तर पर पूरी तरह से वो निष्ठावान बनेगा और ये पूरी तरह से उस संस्था की गुणवत्ता को एक बेहतर रूप में सजो कर रखेगा। डैट मीन्स ये फ्लो चार्ट से मैंने दिखा दिया, यहाँ पे भी सर ने मुझे गुड दिया है। तो इस तरह से आप भी चार्ट जरूर बना सकते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि किस दिशा में हम ऐसे को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अगेन देखते हैं, अपितु संस्थागत पर एक बेहतर गुणवत्ता है तो एक व्यक्ति को अपने कर्मचारियों के प्रति विचार, सहजता, साहस, नैतिकता, गरिमा आदि से युक्त बनना पड़ेगा, तभी आप सबको जोड़ पाएंगे तथा एक बेहतर नेतृत्व की अपेक्षा की जा सकती है। वस्तुतः जब नेतृत्व गरिमामय एवं दृढ़ संकल्पित होता है तभी वह सभी स्तरों पर गुणवत्ता युक्त दृढ़ता प्रदान करेगा, राइट। यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला कि कबीर के भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कबीर के जो भी दुहावली है उनकी जीवनी को। नैतिक होना एक अच्छे एवं कौशल युक्त व्यक्तित्व की पहचान है जिसमें शक्ति आवश्यक नहीं है। शासन के स्तर पर भी एक बेहतर नेतृत्वकर्ता तभी बना जा सकता है जब वह उपरोक्त पूरी सारांश पर तरजीह दे।
वस्तुतः कुशलता के लिए शक्ति का कोई मापदंड नहीं है। आधुनिक समय में हमारे कई ऐसे महापुरुष हुए जिसने पूरी निष्ठा एवं सत्यता से कुशलता प्रदान की। उदाहरण राजा राम मोहन राय, टैगोर, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, भगत सिंह आदि। तो मैंने यहाँ पे फिर अगेन इसको इफेक्टिव बनाया है। वस्तुतः नेतृत्वकर्ता का कौशल युक्त होना आवश्यक है, न कि शक्तिशाली होना। अगेन मैंने इस चीज़ को यहाँ पे रिपीट किया है और अंत में उस चीज़ को मैंने हमेशा विथ प्रूफ कराया है कि हाँ कैसे जो कुशल नेतृत्व है वो उसके लिए जो शक्ति की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। देखिए मैं पैरा बहुत मैंने अपने निबंध में लिखा है और आप भी पैरा बनाएंगे तो काफ़ी इफेक्टिव होगा। छोटे छोटे पैरे अगर होंगे तो एग्जामिनर वहाँ पढ़ता है, ठीक है। आप आइए महाभारत के समय की एक घटना पर दृष्टिपटल करते हैं। अब यहाँ मैंने महाभारत से इसको लिंक किया। एक समय जब सूर्यपुत्र कर्ण युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं तभी इंद्रदेव विराजमान होते हैं तथा उनमें कवच कुंडल दक्षिणा में मांगते हैं। कर्ण उन्हें वह दे देते हैं, परंतु कर्ण बोलते हैं कौशल युक्त योद्धा वह होता है जिसमें अनुष्ठान, साहस एवं पूरी निष्ठा समाहित हो। अर्जुन के समक्ष द्वंद्व में बिना किसी कवच कुंडल से युक्त अपनी सर्वश्रेष्ठता की प्रस्तुति कर्ण देते हैं तथा अपनी समूह का नेतृत्व करते हैं। वस्तुतः कर्ण जैसा कुशल योद्धा अपने साहस के माध्यम से बना जा सकता है, न कि शक्ति से। तो यहाँ पे ये भी मैंने एडिशन किया है, राइट। और सर ने यहाँ पे सामूहिक नेतृत्व सर्वोत्तम उदाहरण आप यहाँ से भी दे सकते हैं, अशोक, अकबर, संविधान की, गांधी की। तो ये भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ये भी एग्जाम्पल सही है, गलत नहीं है। अर्थात सभी स्तरों की व्याख्या से हमें ज्ञात होता है कि नेतृत्व का भार एक कौशल युक्त शक्ति अपनी साहस, निष्ठा, गरिमा एवं कर्तव्य से बन सकता है। अतः शक्ति का होना अनिवार्य नहीं है। जन आप में तभी आप में समाहित होगा जब आप सत्य पर चलेंगे, राइट। यहाँ देखिए जैसे ऋग्वेद में कहा गया है सत्य ही ईश्वरीय धर्म है। अब मैंने फिर इसको अगेन वेद से इसको इफेक्टिव जोड़कर मैंने अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप निष्कर्ष को कैसे लिखते हैं। तो निष्कर्ष के लिए बहुत ही दुविधा होती है, जो मुझे भी हो रहा था, बट निष्कर्ष आपका काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे निष्कर्षतः एक बेहतर नेतृत्व वही कर सकता है जिसमें बुद्ध के चिंतन, महावीर की चेतना, गांधी की सत्य एवं अहिंसा, टैगोर की शिक्षा, विवेकानंद की स्मरण आदि विद्यमान हो। अपनी कुशलता से ये सभी महापुरुष एक बेहतर लीडरशिप यानी नेतृत्वकर्ता को समन्वित किया। वस्तुतः हम सब में एक कुशलता छिपी हुई है जिसे यदि जागृत कर दी जाए तो वह एक अच्छा नेतृत्व का निर्माण कर सकता है। किसी कवि ने सच कहा है, हम तो चले थे अकेले ही मगर आगे बढ़ते गए, कारवा बनते गया। मैंने यहाँ पे लिखा है बट यहाँ पे कुछ गलती हो गई है कोटेशन को लेकर। तो सर ने यहाँ पे लिख दिया है कि हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। तो ये गलत नहीं है, बट आपको कुछ ऐसी जब आपको कोटेशन वो बिल्कुल ही नहीं याद हो तो नहीं लिखना चाहिए इनफैक्ट। तो ये मेरे टेस्ट जो कि मैंने 1000 शब्दों के आसपास लिखा है इस टेस्ट को, और इसमें मुझे सर ने 58 मार्क्स दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ऐसे मैं ही चलाया हूँ कि किस वे में मुझे लेके जाना है, ठीक है। अगर मैं दूसरी ऐसे की बात करूँ तो आपको 2 ऐसे मैं दिखाता हूँ, 2 ऐसे, राइट। अच्छा, दूसरा ऐसे है कि न्याय को गरीब तक पहुँचना ही चाहिए, ये दूसरा ऐसे है। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया है कि न्याय का शाब्दिक अर्थ है अधिकारों का संरक्षण एवं संसाधनों का वितरण, समावेशी वितरण, ठीक है। तो सर ने मुझे यहाँ पे भी गुड दिया है कि काफ़ी इफेक्टिव आपने स्टार्टिंग की है। संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 39 BC संसाधनों का वितरण और धन का संकेंद्रण की ओर दृष्टिपटल करता है, अर्थात सभी नागरिकों को उसके अधिकारों का संरक्षण एवं समतामूलक संसाधनों का वितरण अनिवार्य है। परंतु क्या वर्तमान संदर्भों में न्याय सभी तक पहुंच पा रहा है या नहीं, यह विचारणीय प्रश्न है। क्या सच में संविधान के अंतर्गत निहित मूल्यों का पालन हो रहा है? क्या संविधान अपने समतामूलक उद्देश्य पर कार्य कर रहा है? आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। फिर यहाँ पे अगेन सर ने ऐसे गोला किया है कि इस तरह से नहीं लिखना है आपको स्टेटमेंट। अच्छा, सर ने यहाँ पे ये भी रिव्यू दिया है कि पंच परमेश्वर से भी आप यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यशपाल, दिव्या, ये सब हिंदी साहित्य के हैं, तो सर ने बोला कि आप यहाँ से भी इसको जोड़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आखिर
सामाजिक न्याय की अवधारणा कैसी होनी चाहिए तथा उसके संरक्षण हेतु क्या संस्थागत उपाय होनी चाहिए। हमारा संविधान समानता की अधिकार की बात करता है, परंतु क्या वह समानता पूरी हो रही है? ऐसे कई प्रश्न हैं हमारे समक्ष जिसका उत्तर आज भी प्रतीक्षा में है। तो मैंने यहाँ पे ना, जैसे आप निबंध लिखेंगे ना, बीच में कुछ ऐसा पॉइंट आप लिखेंगे जहाँ पे अगला मोमेंट आपको जैसे वो मजबूर करे कि एग्जामिनर उसको पढ़े। एक महान दार्शनिक हुए जिनका नाम है जॉन रॉल्स। न्याय के संदर्भ में जॉन रॉल्स अपनी अवधारणा देते हैं। न्याय का अर्थ है निष्पक्षता। जैसे भारत में जो न्याय निष्पक्षता चलता है वो जॉन रॉल्स की थ्योरी से। आई थिंक आप एथिक्स जब आप अच्छे से रीड करेंगे तो एथिक्स में आपको जॉन रॉल्स की थ्योरी को, कांट को, अरस्तु को, इन सबको पढ़ना है। तो मैंने वहाँ से न्याय को यहाँ पे मर्ज कर दिया। वस्तुतः जब तक निष्पक्षता नहीं होगी तब तक न्याय वास्तविक नहीं है। रॉल्स के सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है। रॉल्स कहते हैं न्याय सब तक तभी कारीगर साबित होगी जब उसमें निष्पक्षता भाव सीमित होगा। मैंने छोटे पैरा में बनाया, फिर यहाँ पे सर ने मुझे गुड दिया। भारतीय न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों पर कार्य करती है जिसमें प्रत्येक जन तक न्याय की प्रासंगिकता देखी जा सकती है। ऐसा तभी संभव है जब उसमें निष्पक्षता की अवधारणा हो। वस्तुतः न्यायपालिका निष्पक्ष भाव काम करती है, जिससे स्पष्ट होता है कि न्याय प्रत्येक जन यानी कि गरीब से गरीब तक कल्याणी समन्वय है। तो मैंने यहाँ पे इंड कर दिया इसको। अच्छा, दूसरा मैंने पैरा क्या बनाया, आप यहाँ देखिए। न्याय के संदर्भ में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है, जिसमें न्याय के संदर्भ में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय की संकल्पना शामिल है। आइए सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझते हैं। और मैंने फिर यहाँ पे अगेन एक फ्लो चार्ट बना दिया। सामाजिक न्याय कैसे आएगी? स्वतंत्रता, प्रतिबंधित, निष्पक्षता, अधिकारों का संरक्षण और समतामूलक संसाधनों का वितरण। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय कवि दिनकर, फिर वहाँ सर ने रिव्यू दिया कि आप यहाँ पे इसको भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, वस्तुतः सामाजिक न्याय तभी संभव है जब निष्पक्षता का भाव, स्वतंत्रता, अधिकारों का संरक्षण एवं संविधान के समतामूलक संसाधनों का वितरण हो। न्याय इन सभी स्तर पर जन तक पहुंचना चाहिए, तभी संविधान के मूल्यों में निरंतरता बनी रहेगी। ओके, जैसे फिर मैंने अगेन यहाँ पे एक कोट्स लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में न्याय सभी तक पहुँचना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे सर ने बताया कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड आप यहाँ पे दे सकते हैं। अर्थात अंबेडकर के वाक्यांश संविधान के मूल्यों में विश्वास करता है। वह समझते हैं कि प्रत्येक गरीब तक न्याय निष्पक्षता से पहुँचे, अर्थात सविधिकार का संरक्षण हो, परंतु जागरूकता नहीं होने से भी न्याय गरीब समझ नहीं पाते। उसके लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षित होना, शिक्षा का अर्जन करना। तत्पश्चात यदि नागरिक शिक्षित होंगे तो वह अपना अधिकार छीन सकते हैं। अंबेडकर स्वयं कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। वस्तुतः शिक्षा की कमी से भी कभी कभी न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन यह सोपानिक क्रम की वजह से संभव है। परंतु यदि सभी तक शिक्षा निष्पक्ष रूप से प्रदान की जाए तो प्रत्येक वर्ग अपनी न्याय की लड़ाई स्वयं लड़ सकता है। कभी कभी न्याय में विलंबता भी देखी जाती है, परंतु ऐसा न्यायपालिका सभी निष्पक्ष भाव एवं प्रमाणों को एकत्रित करने के पश्चात ही निर्णय पर आती है। जैसे निर्भया हत्याकांड में विलंबता। फिर मैंने अगेन यहाँ पे इसको देखिए, मैंने ऐड किया एक इंसिडेंट से। अनुच्छेद आर्टिकल 14 भी समानता की बात करता है। विधि का शासन भारतीय संविधान में सर्वोच्च है, जिसके अंतर्गत विधि का संरक्षण, विधि की समानता शामिल है। फिर यहाँ पे सर ने बताया कि आप इस तरह से भी इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे तो विधि की समानता, स्रोत ब्रिटेन से, अर्थ समान रूपों में सभी के लिए एक समान विधियाँ। फिर विधि का संरक्षण, स्रोत अमेरिका, अर्थ पुरुष एवं महिलाओं में समान संरक्षण। तो मैंने ऐसा कुछ फ्लो चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट मैंने पैरा बनाया, यह सभी आयाम न्याय निष्पक्षता को समन्वित करते हैं। वही अनुच्छेद 39A के अनुसार प्रत्येक महिला एवं पुरुष को निःशुल्क विधियाँ उपलब्ध कराना, अर्थात संविधान की मूल्य आज भी जीवंत है, जिसमें न्याय की अवधारणा बनी है तथा सदैव बनी रहेगी। आइए स्वर्णिम त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं न्याय निष्पक्षता को। जैसे मैंने यहाँ पे स्वर्णिम त्रिभुज बनाया, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। निष्पक्षता एवं क्रियात्मक प्रक्रिया,
ठीक है। यहाँ देखिए निष्पक्षता का भाव एवं क्रियात्मक प्रक्रिया, निष्पक्षता एवं मानव अधिकारों का संरक्षण। वस्तुतः सभी आयाम न्याय की अवधारणा को संदर्भित करते हैं जिसमें न्याय कल्याण की बात की जाती है। गांधीवादी सिद्धांतों से भी न्याय की अवधारणा समझी जा सकती है। गांधी की परिकल्पनाओं में भारत कैसा होना चाहिए, गांधी स्वयं कहते हैं, मेरा अंतिम उद्देश्य है समस्त भारतवासी पुरुष या महिला की आंखों से आंसू पोंछना। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। वस्तुतः यह सभी उद्देश्य संविधान के मूल्यों में भी निहित है, जिसे विभिन्न पहल द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जैसे नारी के संदर्भ में नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 में महिलाओं की जन भागीदारी। फिर मैंने यहाँ पे नारी वंदना आंदोलन को यहाँ पे दिखा दिया। वस्तुतः पितृसत्तात्मक युग में महिलाओं एवं पुरुषों में समानता बहुत आवश्यक है, तभी निष्पक्षता भी सदैव जीवंत रहेगी। फिर मैंने अगेन इसको यहाँ पे वुमेन्स को लेकर मैंने फिर इसको इफेक्टिव बनाया। कोफी अन्नान के शब्दों में महिलाएं सशक्त से ही समाज सशक्त होगा। कोफी अन्नान के संदर्भ में देखिए ये जो कोटेशन आता है ना, कोटेशन के लिए आप ज़रूर एक अलग से छोटी सी डायरी रखें, और इनफैक्ट आप कोटेशन जैसे आपको टॉपिक पिक करना होगा, जैसे महिलाओं के रेफरेंस में, शिक्षा को लेकर या फिर कोई डेटा को लेकर, तो आप एक समरी बना ले, वहाँ पे आप 50-100 स्टेटमेंट्स लिख ले अलग अलग टॉपिक का, और दो अच्छे स्टेटमेंट, और उसको आपको निबंध लिखते समय आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ पे निबंध इसको मैं पुट कर सकता हूँ, तो वो काफ़ी इफेक्टिव होगा। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण हेतु भी ध्यान देना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं, अब मैंने यहाँ क्या किया, योजनाओं को मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुद्रण योजना, लखपति दीदी योजना, पोषण एवं आंगनबाड़ी 2.0 योजना, विभिन्न एनजीओ का गठन, मुद्रण योजना, जनधन योजना। वस्तुतः न्याय निष्पक्षता यहाँ भी होना महत्वपूर्ण है, तभी सामाजिक न्याय की अवधारणा जीवंत रहेगी तथा गांधी की स्वप्नों का भारत सर्वश्रेष्ठ होगा। प्रेमचंद स्वयं न्याय पर कटाक्ष करते हैं। प्रेमचंद राष्ट्रीय आंदोलन एवं नवजागरण के समक्ष चिंतन व्यक्त करते हैं। वह न्याय निष्पक्षता पर सभी को संबोधित करते हैं। न्याय ऐसा होना चाहिए कि दूध का दूध एवं पानी का पानी हो जाए। वस्तुतः न्याय निष्पक्षता पर प्रश्न कहीं न कहीं उसके सामाजिक न्याय अर्थात कल्याण नहीं होने पर होता है, वरना न्यायपालिका पर प्रश्न असहज है। अपितु प्रेमचंद न्याय मांगते हैं सभी के लिए जिसमें पूरी यथार्थ हो। अतः संवैधानिक मूल्यों से ही इन सबका नीतिकरण आवश्यक होगा, तभी अधिकारों का संरक्षण एवं संसाधनों का वितरण संभव है। फिर अगेन मैंने संसाधनों का वितरण, यहाँ पे सभी वंचित वर्ग तक संसाधनों की पहुँच। फिर यहाँ पे जैसे भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो इस तरह से सर ने बोला कि आप यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं और ये भी ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली अब बात आती है निष्कर्ष की। तो फिर अगेन निष्कर्ष आप देखिए किस तरह का मैंने निष्कर्ष लिखा है। डिफरेंट निष्कर्ष डिफरेंट ओपिनियन से ही क्रिएट होंगे। समग्रता कहा जा सकता है कि न्याय की अवधारणा पूरी तरह निष्पक्षता पर निर्भर है। यदि न्याय सभी तक पहुँचे तभी सामाजिक मूल्य निहित है। भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद विश्व का विस्तृत राष्ट्र है जिसमें कल्याण एवं न्याय निष्पक्षता का होना ही इसे सुदृढ़ बनाता है। परंतु प्रत्येक छुपाने क्रम में यदि सुचिता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्यबोध, उत्तरदायित्व, जवाबदेह आदि लाई जाए तब संविधान की समतामूलक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अंबेडकर स्वयं कहते हैं, इंसान का जीवन स्वतंत्र है। इंसान सिर्फ समाज के लिए नहीं पैदा हुआ है बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। तो इस तरह से आप इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। और अगेन मुझे यहाँ पे भी रिव्यू सेम मिला हुआ है, 58 से 59 नंबर का रिव्यू है। और मेरे टोटल जो वेरी मार्क्स आप यहाँ देख सकते हैं कि वेरी इतना करेगा। तो ये ऐसे है मेरे, और मैंने जो ऐसे लिखा है, मैंने जो अनुभव किया है, तो वो मैं इस प्रकार से ऐसे लिखता हूँ। चूँकि आपके पास विकल्प है, आप किस तरह से ऐसे को किस दिशा में लेके जाते हैं वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों ऐसे से कुछ ना कुछ ज़रूर आप लर्न किए होंगे। और जब आप ऐसे लिखेंगे, यदि आपने शुरुआत नहीं किया है, देखिए प्रारंभिक स्थिति में आपको जटिलताएं आएगी लिखने की शैली पर थोड़ी बहुत। जैसे पेन, मैंने बोला कि पेन नहीं चलती है, तो इनफैक्ट आपको चलाना पड़ेगा
और इफ़ेक्टिव के लिए आप ज़रूर पहले कंटेंट को समराइज़ करें कि कंटेंट हमें कैसे रिमेंबर रखना है और किस दिशा में लेके जाना है। इसलिए ऐसे की शुरुआत तब भी एक सार्थक होगी जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स को पहले लिखें, उसको समझे। जैसे इन्वायरमेंट पे आप 200 शब्द 100 शब्दों का एक स्ट्रेंथ बनाए उसको लिखने का क्रमबद्ध रूप में, जैसे बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन हुए हैं उसको लिंक अप करके, जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो उससे काफ़ी प्रभावित होता है और एग्जामिनर को वो काफ़ी एक तरह से प्रभावित करेगा उसको पढ़ने के लिए। और बीच बीच में कोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना कोटेशन के ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरी तरह से उसका सजावट नहीं हुआ है, तो वो पूरी तरह से एक जो एनिमेशन होता है वो दिखता है आपके निबंध में। तो ऐसे के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर आप कंटेंट को और शब्दों का चयन आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने जो किया है शब्द, हो सकता है आप किस वे में लेके जा रहे हैं, हर विद्यार्थी का अलग अलग पक्ष मजबूत होता है, वहाँ से आप उसको पिक कर सकते हैं। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे से कुछ ना कुछ सीखे होंगे और आप वीडियोज़ को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जिसको भी निबंध में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसको देखकर वो सीखे कि कैसे निबंध लिखना है और इससे बेहतर आप लिख सकते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, तो देन यू हैव टू बी डिसाइड कि व्हाट यू वांट, आप किस तरह से इसको मल्टी डायमेंशनल बना रहे हैं। अच्छा, ये ऐसे देखिए, ये यूपीएससी की ऐसे हैं, आप बीपीएससी में पूरी तरह से इसको अप्लाइड कर सकते हैं। 2 ऐसे उसमें आएंगे इस तरह के ऐसे, और थर्ड जो एक लोकोक्तिया होता है, लोकोक्तिया के लिए मैं दिखाऊंगा आपको, उसका भी रिव्यू दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ से बीपीएससी मेंस के लिए जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के ऐसे आपके 100 मार्क्स के आएंगे, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि 2 ऐसे उसमें इस तरह के पूछे जाते हैं, 4 ऐसे विकल्प रहेगा आपको एक चूज करने का, इनफैक्ट आप वहाँ से कर सकते हैं। लोकोक्तिया उसका अर्थ ही आपने यदि उसको फाइंड आउट कर लिया, देन बहुत अच्छे से उसको भी आप एक क्रमबद्ध रूप में उसको लिख पाएंगे। सो मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इससे हेल्प मिला होगा, और आप वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और दूसरी चीज़ें ये है कि आप अगर यदि बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ करेंगे आप, क्या रिव्यू मिलेगा वहाँ क्या नहीं, बट अभी कम समय है तो आपको ज़रूर थोड़ी सी लिमिट सोर्स पे काम करना होगा। नो डाउट आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहिए। आप यू हैव टू बी डिसाइड, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन निबंध एक ऐसा मैं कहूँगा कि एक ऐसा ये पेपर है जो आपकी पूरी स्टेमिना को देखना चाहता है कि आपकी जो प्रस्तुति है वो किस स्तर पर है और कितने इफेक्टिव उसको आप बना रहे हैं। सो अगेन आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप ज़रूर इस ऐसे के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। और निश्चित रूप से आप यदि नहीं लिखते हैं तो आपकी लिखने की शैली जो है अब से शुरू कर देनी चाहिए। और जो मेरे मित्रगण जो लिखते हैं उनके लिए आभार हमेशा रहेगा, और वो बिल्कुल और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। थैंक यू।